हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे लेबर लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ एडोलसेंस एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो आपको पता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो है वर्ड एडोलसेंस है, उसका क्या मतलब है? दैट एडोलसेंस मीन्स होता है, दैट मीन्स व्हाट, completed 15 years of age but less than 18 years of age. So option number first is the right answer. ठीक है। For adolescence can be employed in factory only if he is certified as fit for work by certifying surgeon. तो इसके लिए adolescent जो है उसको, जो भी सर्टिफाइंग सर्जन है उसके द्वारा एक फिट सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, और वह जो है वाइल वर्किंग उस सर्टिफिकेट को कैरी करना होता है उसको। ठीक है, तभी वह जो है तो फैक्ट्रीज में वर्क कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज बट इन लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो है तो आपको पता होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इट इज़ generally it is very important and its answer will be 7 members. At least 7 members are required to apply for registration, and these members must be not less than 10% of the total workman or 100 workman, जो भी कम हो। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स वाली कंडीशन जो है तो आपको सेटिस्फाई करवानी है यहाँ पे। तो आप एक समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोई फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री में सपोज 50 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताया मैंने आपको कि 10% ऑफ टोटल वर्कमैन और 100 वर्कमैन। ओके, तो यहाँ से 10% ऑफ टोटल वर्कमैन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 10% ऑफ टोटल वर्कमैन, 10% ऑफ टोटल वर्कमैन 50, दैट मीन्स व्हाट, नंबर इज़ 5। और मैंने आपको बताया कि मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है दैट इज़ 7। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम इसके लिए जो है तो 7 मेंबर चाहिए। और वहीं अगर नंबर कितना है, सपोज आपकी फैक्ट्री में टोटल 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 500 वर्कर के लिए जो है 10% ऑफ 500, तो दैट मीन्स व्हाट, 50। ओके, तो इस केस में मिनिमम जो होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। अब सपोज आपके फैक्ट्री में 2000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 10% ऑफ 2000 दैट मीन्स व्हाट, 200। तो यहाँ पे मिनिमम कितने होंगे, 100। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे कि 10% ऑफ टोटल वर्कमैन और 100 वर्कमैन, जो भी कम हो। ओके, सो इट्स मिनिमम नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कितने होने चाहिए, 7 होने ही चाहिए कम से कम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू द एम्प्लॉयज अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ये आपको पता होगा यहाँ पे कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर जो है यहाँ पे जो ग्रेचुटी थी वह 7th पे कमीशन के बाद जो है तो 29 मार्च 2018 वो 20 लाख थी। कितनी थी, 20 लाख। और जैसे ही यहाँ पे आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2024 से क्या हुआ, यहाँ पे डीए जो है दैट इज़ वो कितना हो गया, 50% या उससे ज़्यादा का हो जाएगा। तो इस बेस पर जो है तो यहाँ पे इसमें 5% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सॉरी 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस केस में यह कितना हो गया, दैट मीन्स व्हाट, 25 लाख हो गया। ओके, सो इस आंसर विल बी व्हाट, 25 लाख। क्या आंसर हो जाएगा, 25 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर, 35 आवर्स, 40 आवर्स, 45 आवर्स और 48 आवर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्ट वर्कर का डेफिनेशन आपको पता होगा, वो इज कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स। सो आपको यहाँ से अगर हम बात करें
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक फॉर एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड, दैट इज व्हाट 48 आवर्स. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम वेज एक्ट 1948. तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि स्टेट में जो है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में जो है दैट मीन्स व्हाट, सेंटर में जो है तो यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ व्हाट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल revise the and review the rates of for the minimum wages act 1948 in every 5 years. So option number D is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे. यहाँ पे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए कितना बेनिफिशियल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे इसके कई बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ बेनिफिट्स जो है आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. जिसमें आपको सिकनेस बेनिफिट एक मिलता है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है. सिकनेस बेनिफिट दैट इज़ कैश कंपनसेशन ड्यूरिंग सर्टिफाइड सिकनेस, और यह लगभग 70% ऑफ वेजेस होता है. मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलता है, इसके अंदर जो है तो आपको पेड लीव मिलती है. आपको पता होगा कि अभी जो है लगभग 6 मंथ का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे, 26 वीक जिसको बोलते हैं, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे आपको डिसेबल बेनिफिट मिलता है. डिसेबल बेनिफिट में 2 तरह का बेनिफिट है, दैट इज व्हाट ऑन टेम्परेरी डिसेबलमेंट एंड परमानेंट डिसेबलमेंट. दोनों पर जो है तो आपको यहाँ पे डिसेबलमेंट का बेनिफिट मिलता है. इसके अलावा डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है आपको. डिपेंडेंट बेनिफिट और डिसेबल बेनिफिट दोनों 90% ऑफ वेजेस हैं. इसके अलावा आपको फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए या अदर्स बेनिफिट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट मिलता ही है आपको. इसका मेडिकल बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है आपको. तो इस तरह से जो है तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जो इसका सेक्शन 46 है, सेक्शन 46 ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके अंदर ये सेवरल बेनिफिट्स जो है तो आपको दिए हुए हैं, ठीक है. और यह जो है एक्ट कब से आया तो आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे, ये डेट 19 अप्रैल 1948 विद इफेक्ट फ्रॉम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी एक्ट जो है तो कब से इस्टेब्लिश हुआ या कब से इफेक्ट में आया. तो 19 अप्रैल 1948 को जो है तो यह इफेक्ट में आया. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ओके. सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेडिकल बेनिफिट जो है, मेडिकल बेनिफिट इज़ नॉट अ कैश बेनिफिट, ओके, एंड इज़ अवेलेबल इंडिपेंडेंटली. सो इट कैन बी enjoyed along with the maternity benefit. So option number D is the right answer. Okay. तो मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे. यहाँ पूछा जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वॉज मूटेड एंड रिकमेंडेड बाई. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो नेशनल फ्लोर लेवल वेज है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट कब लाया गया, कौन से उसमें लाया गया. तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के द्वारा लाया गया, सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर द्वारा लाया गया, नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर और कमेटी ऑन फेयर वेजेस, ठीक है. तो बेसिकली द नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर इज द राइट आंसर इन द ईयर 1991. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, ठीक है. जो हमारी यूनिफॉर्म, इसको बेसिकली क्या किया गया, दैट इज यूनिफॉर्म नेशनल फ्लोर लेवल और मिनिमम वेज, ठीक है. ये जो है तो यूनिफॉर्म करने के लिए जो है तो इसे लाया गया था, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज. नेक्स्ट है द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया स्पाउसेस द कॉज ऑफ इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ गिरी अप्रोच का मतलब दैट इज़ व्हाट बेसिकली इट इज़ द नेम ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी वी गिरी. आपको पता होगा यह बाद में जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, आपको पता होगा.
और इसके अलावा ये लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया में। तो द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो यह जो क्वेश्चन है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1947 से रिलेटेड है। तो गिरी की क्या अप्रोच थी बेसिकली? एडजुडिकेशन, कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना और इंडस्ट्रियल हारमोनी को मेंटेन करना। बेसिकली उनका पर्पज़ क्या था कि जो इंडस्ट्रियल हारमोनी है, इंडस्ट्रियल हारमोनी किसके और किसके बीच में होगी? बेसिकली 2 पॉइंट है, दैट इज फॉर मैनेजमेंट और वर्कर, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो इंडस्ट्रियल हारमोनी है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए उन्होंने कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंडा जो है तो दिया। दैट इज एज पर वी गिरी, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होते हैं वह म्यूचुअल डायलॉग से या कलेक्टिव बार्गेनिंग से जो है वह ख़त्म किए जा सकते हैं। ठीक है, और यह कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके किसके बीच में होगी? यह होगी मैनेजमेंट और लेबर के बीच में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है तो कब इनेक्ट किया गया था? तो इट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1881। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रिमेंबर इट। 1881 इज द राइट आंसर। ओके, और इसके बाद ही जस्ट इंडिया में जो है तो फैक्ट्री कमीशन आया था, फैक्ट्री कमीशन। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री कमीशन आया कब आया? तो फैक्ट्री कमीशन जो है तो 1885 में आया। ठीक है, और यह एक्ट बेसिकली अगर बात करें तो फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब से आया? तो दैट इज़ ऑन द डेट, इसके लिए क्रूशियल डेट है, दैट इज़ 1 अप्रैल 1949। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फैक्ट्री एक्ट जो है कब से इनैक्ट हुआ? तो फैक्ट्री एक्ट अभी जो 1948 है दैट इज़ इनैक्टेड और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1949। अब इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 11 चैप्टर, और टोटल इसमें 120 सेक्शंस हैं, टोटल 120 सेक्शन हैं और 3 शेड्यूल हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और 3 शेड्यूल जो है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों शेड्यूल को एक बार बता दूं मैं आपको। तो 3 शेड्यूल में जो पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज़, इसमें क्या है बेसिकली? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो कि हजार्डस प्रोसेस से इन्वॉल्व हैं। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है। पहला जो शेड्यूल है उसमें इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है जो कि कुछ हजार्डस प्रोसेस करते हैं, हजार्डस प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो है। दूसरा है दैट इज़ व्हाट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो सेकंड लिस्ट है दैट इज़, वहाँ पे बताया है कि परमिसिबल लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे लेवल ऑफ केमिकल्स, क्या लेवल होना चाहिए? ठीक है, इन इन्वायरमेंट। तो उसका जो है तो परमिसिबल लेवल क्या रहेगा? परमिसिबल लेवल ऑफ केमिकल्स इन इन्वायरमेंट। और थर्ड शेड्यूल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीजेस। यहाँ पे क्या दिया है? लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीजेज जो है तो कौन से शेड्यूल में है दिया हुआ है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज शेड्यूल नंबर 3। ओके, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ फॉर वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट करेक्ट? देखिए यहाँ वर्ड नॉट करेक्ट हाईलाइटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा सही नहीं है। और बात की जा रही है किसके बारे में? वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है। और वेलफेयर ऑफिसर का जो प्रोविज़न है आपको फैक्ट्री एक्ट में देखने को मिलेगा। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, दिस प्रोविजन इज गिवन इन द फैक्ट्री एक्ट 1948, बिल्कुल सही है। दिस प्रोविजन इन केस ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन इज गिवन इन द सेंटर रूल्स ऑफ दिस 2 एक्ट्स बट नॉट इन द मेन एक्ट्स, करेक्ट है। फॉर फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल व्हेन 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, करेक्ट है। इन माइंस this provision is made applicable when 500 or more workers are employed, so it is in mines and this provision is made applicable with 500 or more workers are employed, correct है। थोड़ा यहाँ पे जो एक डिस्प्यूट है कि जो यह प्रोविजन जो है माइंस और प्लांटेशन के अंदर, यह प्रोविजन माइंस और प्लांटेशन के अंदर इज गिवन इन द मेन एक्ट्स। यह किस में दिया हुआ है? मेन एक्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन इन द मेन एक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो है तो मेन एक्ट्स में कवर किया गया है। और यहाँ से वेलफेयर ऑफिसर का जो प्रोविज़न है अगर हम बात करें आपसे, तो जो फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 49 है, सेक्शन 49 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, तो इसमें मेन एक्ट में दिया हुआ है यह प्रोविज़न। सो ऑप्शन नंबर
यहाँ पे बी जो है वह करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और माइंस एक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि माइंस एक्ट 1952 है, माइंस एक्ट 1952, और प्लांटेशन एक्ट 1951, और प्लांटेशन एक्ट 1951। तो इन दोनों एक्ट्स के अंदर जो है यहाँ पे इट इज़ गिवन इन द मेन एक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल रूल नहीं, ये मेन एक्ट्स में दिया हुआ है प्रोविज़न वेलफेयर ऑफिसर का। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर मेजर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर कौन सा वेलफेयर मेजर नहीं है। नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्रिश, फर्स्ट एड, कैंटीन। तो यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर मेजर्स जो है, वेलफेयर मेजर्स को फैक्ट्री एक्ट के चैप्टर 5 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर वेलफेयर मेजर्स के बारे में बताया गया है। तो ड्रिंकिंग वाटर एक वेलफेयर मेजर्स है, कैंटीन एक वेलफेयर मेजर्स है, फर्स्ट एड इज़ नॉट अ वेलफेयर मेजर्स। फर्स्ट एड जो है बेसिकली आपको यहाँ पे इट इज़ कवर्ड अंडर हेल्थ प्रोविज़न। तो बेसिकली ये जो है तो हेल्थ प्रोविज़न के अंदर कवर किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ नॉट अ वेलफेयर मेजर। इसके अलावा जो है ड्रिंकिंग वाटर, क्रिशेस और कैंटीन जो है इट इज़ अ वेलफेयर मेजर। सो हेल्थ प्रोविज़न जो है तो आपको सेक्शन 45 में देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 45 के अंदर जो है हेल्थ प्रोविज़न को कवर किया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस पेड। तो आपको यह पता होगा कि मेडिकल बोनस का जो प्रोविज़न है वह कब होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेक्शन 8 है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का सेक्शन 8, इसके अंदर अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस एक लमसम अमाउंट है। ठीक है, इसका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, और कौन से केस में क्या किया गया है, इफ़ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा आपके प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही है फ्री ऑफ चार्ज, तो इस केस में उसको मेडिकल बोनस देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है दैट इज़ व्हाट 3500 रुपये, 3500 रुपीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज a woman employee must have worked under an employer in 12 months preceding the date of expected delivery for becoming eligible for maternity benefit. So it is very important. और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको पता होगा कि बेसिकली इसके लिए जो है तो 80 डेज इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। तो 80 दिन जो है बेसिकली वर्क होना चाहिए यहाँ पे। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड किया गया, आपको पता होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को अभी हाल ही में जो है अमेंड करके इसको मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 लाया गया। और इस एक्ट में क्या है बेसिकली, इस एक्ट में जो मैटरनिटी लीव है दैट इन्हेंस्ड एंड इंक्रीज्ड एंड इसको 26 वीक्स किया गया। और यह 26 वीक पेड लीव होगी, दैट इज़ मैटरनिटी लीव। ओके, और फॉर फर्स्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए जो है 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है। और थर्ड चिल्ड्रन जो होगा उसके लिए जो है या फिर उसके आगे और भी जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनके लिए जो है तो 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव पेड मिलेगा। 12 वीक्स का, मोर देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन मीन्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी चिल्ड्रन होंगे उन सब केस में जो है तो उनको 12 वीक्स का लिमिट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 80।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट आपको पता होगा, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली इसका नाम जो है पहले क्या था, दैट इज वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट था, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 था। इसको बाद में अमेंड करके एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 किया गया। ठीक है, और यह एक्ट जो है आपको पता होना चाहिए, दिस केम फ्रॉम 1 जुलाई 1924। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1924। ओके, इसके अंदर जो है तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 के अंदर, 2017 के अंदर। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अ विडोर, एन एडल्ट विडो सिस्टर, अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, अ विडोड डॉटर इन लॉ। सो अ विडोर इज़ अ डिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट होगा। अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, अ विडोड डॉटर इन लॉ इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, लेकिन अडल्ट विडोड सिस्टर इज़ नॉट डिपेंडेंट। सो अगर यहाँ पे क्या होता, माइनर विडोड सिस्टर होती तो डिपेंडेंट होता, बट इट इज़ अ what adult widowed sister, so adult widowed sister is not dependent, so option number B is the right answer. It is very important. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा फ्रेम किया गया है यहाँ पे। सो एन एडल्ट विडोड सिस्टर इज नॉट अ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ओनली इफ माइनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो कौन सा लॉजिक नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन 1947, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा लॉजिक नहीं, लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉजिक ऑफ कॉम्पिटिशन, लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, लॉजिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम प्रोटेक्शन। सो बेसिकली लॉजिक ऑफ कॉम्पिटिशन इट इज़ नॉट अ लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन जो होता है जनरली वह आपका मार्केट इकोनॉमीज द्वारा ड्राइवन होता है। सो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी वाली कोई बात नहीं है, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, सो लॉजिक ऑफ कंपटीशन इज रिलेटेड टू मार्केट इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा होगा कुछ वाइल्ड है। तो वाइल्ड कब होगा, जब कोई चीज़, जब कोई स्ट्राइक है दैट कॉल्ड बाई ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस। जैसे कि अभी आपको स्ट्राइक करना है तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयर को नोटिस देना होता है कि हाँ हम इस डेट को जो है तो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा स्ट्राइक हो जाए कि वह एक मोमेंट पे हो जाए विदाउट गिविंग एनी फॉर्मल नोटिस टू द एम्प्लॉयर एंड कंसेंट फ्रॉम द यूनियन, सो दैट इज कॉल्ड अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज that means that is started suddenly without prior notice to the employer and without authorization or consent of trade union, that is called wild cat strike. Next, what is yellow dog contract, it is very important, yellow dog contract, wild cat strike। yellow dog contract का मतलब क्या होता है, basically it is an agreement where employers require the worker to promise not to join or remain a member of trade union, so basically it is a part of what conditional employment। okay, तो यहाँ ये बोला जाता है एम्प्लॉयर जो होता है या मैनेजमेंट जो होता है यह प्रॉमिस करके उसको जॉब देता है कि तुम कभी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे। सो कॉन्ट्रैक्ट वेयर यूनियन एग्रीज टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट द possible strike by rival union when management secures an agreement from the workman that he will not join a union during the course of his employment, so option number B is the right answer। okay, that is called a yellow dog contract, so option number B इसका right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वॉज स्ट्रांगली फेवर्ड बाई गुलजारी लाल नंदा, वी गिरी, लाला लाजपत राय एंड महात्मा गांधी। तो यहाँ पे वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का जो प्रोविज़न है वह बेसिकली वह किसके द्वारा दिया गया, दैट इज़ व्हाट वी गिरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मैंने आपको बता दिया था कि ही वॉज द फॉर्मर लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लेटर बिकम द POI। ठीक है, तो बेसिकली ये लेबर मिनिस्टर थे इन द ईयर 1952 से 54 के बीच में। ठीक है, ही वॉज द लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया
और 1969 से जो है तो 74 तक ये बेसिकली क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सो वीवी गिरी ही इज़ द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ व्हाट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा ये कि ही इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIRF। ठीक है, वीवी गिरी इज द हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIRF। AIRF दैट इज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। सो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इन द ईयर 1923, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ही वॉज द, ये इसके जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेटर ऑन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन द ईयर 1926। तो 1926 में जो है यह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1947 ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट इंड्यूरिंग where it is founded on voluntary settlement. Which one of the following machineries under the Industrial Dispute Act 1947 was created for this purpose? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए कौन सी जो मशीनरीज है वो बनाई गई। वर्क्स कमेटी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और लेबर कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वर्क्स कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्क्स कमेटी टू प्रमोट वॉलंटरी एंड म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एट प्लांट लेवल या फैक्ट्री लेवल पर जो है तो बेसिकली म्यूचुअल सेटलमेंट को करने के लिए या डिस्प्यूट को प्लांट लेवल पर ही जो है तो ख़त्म कर देने के लिए वर्क्स कमेटी बनाया गया। बेसिकली इसमें जो है तो इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ जो रेशियो रहेगा वह मैनेजमेंट और लेबर का वह इक्वल रहेगा। ठीक है, तो बाई पार्टाइट कमेटी है, इक्वल रेशियो रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन बेसिकली ट्रिपार्टाइट कमेटी है। ठीक है, इंटरवेंशनेबल है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग है। लेबर कोर्ट के अंदर बेसिकली एडजुडिकेटिंग है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग है इसका नेचर, इट इज़ नॉट वॉलंटरली। सो वर्क्स कमेटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच one of the members of the executive and other office bearer of trade union shall be elected. It is very important और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सेक्शन 6E है, ठीक है, इसके अंदर दैट इज व्हाट सेक्शन 6E ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसमें यह बोला गया कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बीयरर्स शैल बी इलेक्टेड at the intervals not exceeding 3 years from the date of elections. So 3 years is the right answer. It is very important. Okay, so option number D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 की बात करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑर्डिनरली व्हाट इज द मिनिमम एज अ पर्सन शुड हैव अटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स और 18 ईयर्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ बात की जा रही है मिनिमम एज शुड अटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए जो है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, दैट इज व्हाट 15 ईयर्स। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर इसका एक सेक्शन 21 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 21 के अंदर यह बोला जाता है एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स में बी अ मेंबर ऑफ व्हाट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो सेक्शन 21 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो यू कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। और वहीं अगर आपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, दैट इज व्हाट 18 ईयर्स, तो यू कैन बिकम व्हाट ऑफिस बियरर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस बियरर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो ऑफिस बीरर के लिए 18 साल है और मेंबर के लिए जो है दैट इज व्हाट 15 साल है, 15 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। व्हाट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट एज वर्कमैन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैंने बता दिया है पहले भी क्वेश्चन कि मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होना चाहिए दैट इज व्हाट 7 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। तो स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट बताना है यहाँ पे कि सबसे पहले कौन आया और उसके बाद कौन आता गया। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहली जो पार्टी थी दैट इज़ व्हाट AITUC थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश हुई है इन द ईयर 1920 में हुई। कब हुई? 1920। बेसिकली इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और बेसिकली ये इसका जो विचार हैं वह CPI से इन्फ्लुएंस्ड हैं। CPI दैट इज व्हाट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो 1920 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स व्हाट AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ठीक है, फिर एक और पार्टी आपको याद दिला दूं यहाँ पे दैट इज व्हाट INTUC, इंटक, दैट इज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसका जो गठन हुआ दैट इज इन द ईयर 1947 में आया। कब हुआ? 1947 में। और बेसिकली ये जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टी है। ठीक है, एक है दैट इज व्हाट HMS लिखा हुआ है दैट इज व्हाट हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा दैट मीन्स 1948 में आई, 1948 में। और यह बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है पार्टी है, सोशलिस्ट विचारधारा को। इसके अलावा आपको पता होगा BMS एक पार्टी है, BMS दैट इज व्हाट भारतीय मजदूर संघ। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर 1955 में हुआ। और यह बेसिकली RSS की विचारधारा को लेकर बनाई गई है। और एक पार्टी है C2 दैट मीन्स व्हाट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। और यह 1970 में बनी। और इसका जो विचार है वह CPIM दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के विचारों पर बनाया गया। तो इसके आधार पर अगर हम देखें यहाँ पे 20 के बाद 47, 48, 55 और 70। तो AITUC, INTUC, HMS, BMS और C2। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द एवरेज पे फॉर अ मंथली पेड वर्कमैन मीन्स द एवरेज ऑफ। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो है तो एवरेज पे किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, इसके बारे में बात हो रही है। तो एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कमैन मीन्स द एवरेज ऑफ द wages payable in 3 completed calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable. So option number B is the right answer. What is the time period within which the Grievance Redressal Committee, that is GRC, Grievance Redressal Committee constituted under the provision of Industrial Dispute Act 1947 is to complete its proceeding on receipts of written application by on or behalf of the aggrieved party. तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कब तक में जो है तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज विद इन 30 डेज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज टू पब्लिश द अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ द सेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 टाइम पीरियड पूछा जा रहा है यहाँ पे विद इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ टू पब्लिश द अवार्ड। ठीक है, हैज़ टू पब्लिश द अवार्ड। तो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ने जो भी अवार्ड दिए हैं, जो भी जजमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करना है। तो दैट इज ऑप्शन C, 90 डेज। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जा रही है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेशन टू बी रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट किसको बोलेंगे? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन, इट इज़ नॉट अ रिट्रेंचमेंट। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ वर्कमैन अदरवाइज देन एज punishment inflicted by way of disciplinary action. So correct. So termination of services of workman is the basically retrenchment.
टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, इट इज़ नॉट अ रिट्रेंचमेंट, ठीक है, इल हेल्थ के केस में नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो नॉट अ रिट्रेंचमेंट। So termination of services of workman otherwise than as punishable inflicted by way of disciplinary action, that is called retrenchment. Under the provision of Payment of Wages Act 1936, no fine shall be imposed on any employed person who is under the age of, it is very important, 15 years, 16 years, 17 years और 18 years। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 15 years, 15 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फाइन imposed on any employed person कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डे इट वॉज imposed, 100 days, 90 days, 120 days एंड 180 days। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वॉट 90 days। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो 29 का हो जाएगा दैट इज बी ऑप्शन। एक आंसर को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज टू पब्लिश द अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेम, सो दैट विल बी अ 30 days। ओके, सो इट प्लीज करेक्टेड, इट विल बी अ 30 days। ओके, 29 हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ वेजेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो वेजेस की डेफिनीशन है वह वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वेजेस को जो डिफाइन किया गया है, वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वेजेस बेसिकली वो चीज़ होती है कि all remuneration that can be expressed in terms of money, that can be expressed in terms of money is called a wage। तो वेज के अंदर जो है हाउस रेंट अलाउंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेजेस, सो हाउस रेंट अलाउंस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी पूछा जाता है। तो यहाँ पे वेजेस के पार्ट हैं कौन से नहीं, तो अगर कोई वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशंस हैं दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस। ओके, सो एनी हाउस अकोमोडेशंस, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशंस लाइक सप्लाई ऑफ लाइट हो गया, वाटर हो गया, मेडिकल अटेंडेंस हो गया, ठीक है, या कोई भी एमिनिटीज़ हो गई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, या आपका जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन है लाइक एनपीएस वगैरह हो गया, एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस। ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है आपको, या वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन मिलता है आपको, तो ट्रैवलिंग अलाउंस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस। इसके अलावा जो आपको ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है यहाँ पे कि ग्रेचुटी, एनी ग्रेचुटी पेएबल ऑन डिस्चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। वीडियो थोड़ा लंबे हो रहे हैं, तो आपके क्या सुझाव हैं? अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को शॉर्ट्स में जल्दी कंप्लीट किया जाए तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टाफ वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए, और इसके अलावा जो आपके जो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वहाँ भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो कवर करने की कोशिश की है, और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।